नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेबन स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज की तरह हम लोग एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम लोग रोज 3 बजे एक सेशन करते हैं, जिसमें आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न आपको हल कराए जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये तो कल का सवाल है, आपको होमवर्क दिया था हमने। ठीक है, तो जो सवाल है लिखा है कि 10 रुपए प्रति लीटर बिकने वाली 40 लीटर दूध में कितना पानी मिला दिया जाए कि उस दूध का मूल्य घटकर 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, मिल्क और वाटर को मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो मिल्क का मूल्य क्या है? 10 रुपए प्रति लीटर। अब पानी आप कितना भी मिला लो, पानी का मूल्य नहीं होता। ठीक है, पानी तो घर का है, कितना भी नल से निकाल के आप दूध में मिला दो, फिर इसके बाद बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी का मूल्य है 0। ठीक, अब इन दोनों को मिलाया तो जो मिश्रण बना, उस मिश्रण को बेचेंगे आप 8 रुपए प्रति लीटर पर। यही हो गया उसका मूल्य, किसका? मिश्रण का। भाई अनुपात बना लो। ये तो हो गया 8, 8 में से 0 गया और 10 में से 8 गया तो कितना? 2। अनुपात बनाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। ये आपका अनुपात बना। अब क्या बोलता है सवाल में कि 40 लीटर दूध इसमें मिलाना है पानी। भाई 40 लीटर दूध है और यहाँ रेशियो में कितना दूध है? 4 रेशियो। तो 4 रेशियो बराबर 40 लीटर के हो गया। बिल्कुल हो गया। ठीक है, 1 रेशियो बराबर निकाल लो, कितना आएगा? 4 धम 40 कट गया ना, तो 1 रेशियो बराबर 10 लीटर। ठीक है, अब 1 रेशियो बराबर 10 लीटर आपने निकाल लिया। आपको क्या चाहिए? कितना पानी मिला दिया जाए? पानी का रेशियो कितना दिया? अनुपात में कितना दिया रेशियो? 1 रेशियो दिया पानी, है कि नहीं? पानी दिया 1 रेशियो, और 1 रेशियो का मान कितना है? 10 लीटर। तो पानी आ गया ना आपका आसानी से। कितना? 10 लीटर आप पानी मिला दो और जो मिश्रण है वो 8 रुपए प्रति लीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ है ऑप्शन में? ए डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, तो भाई जिस भी भाई का आपका सही था उसको बहुत बहुत बधाई। पहला प्रश्न आपके सामने रहा आज की सेशन का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से समझिए और करते रहिए। ठीक है, पहले आप सारे प्रश्नों को देख लो, एक बार नजर मार लो। ठीक है, इसके बाद ये तो दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, और ये चौथा है। इसके बाद ये 5वां प्रश्न है, और ये 6वां प्रश्न है। इसके बाद ये 7वां है और 8वां। इसके बाद ये 9वां और ये 10वां प्रश्न है। इसके बाद ये होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला तो हो गया, होमवर्क था ना ये। ठीक है, ये रहा पहला। देखो क्या करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। 60 का 20% लिखा, तो भाई 60 का मतलब गुणा 20% मतलब बटी में 100। धन लगा दू। 90 का मतलब गुणा 70 और 65 का मतलब बटी में 100। ठीक है, माइनस x का मतलब गुणा और 250 प्रतिशत मतलब बटे में 100। इतनी बात समझ में आ गई। बराबर 80 का मतलब गुणा 50% मतलब बटे में 100। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो क्या करेंगे, इस जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 55 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब देखो 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 9 7 63 माइनस 5x बटे 2 बराबर 8 पन 40। ठीक है, अब संख्या को एक तरफ कर लो, तो भाई इनको जोड़ेंगे 6 63 और 12 को, तो 3 2 5 6 1 7 75 हो गया। 40 यहाँ धन में है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया। बराबर ये चीज यहाँ पे माइनस में है, यहाँ जाएगी तो 5x बटे 2 धन के हो जाएंगे, पक्षांतर कर दिया। अब 75 में से 40 गए तो 35 बचा, बराबर 5x बटे 2। यही बचेगा ना, अच्छी तरह से लिख दे। 5x बटे 2, 5 से कट गया ये 7 बार, और ये 2 और 7 का हो गया गुणा, तो x बराबर कितना आ गया? 7 दूनी 14। x का मान चाहिए था, x मान कितना आया? 7 दूनी 14। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न था, आपने अच्छे से कर लिया होगा। चलो अगला प्रश्न क्या है, एक मोबाइल फोन और एक घड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 3:4 है। भाई मोबाइल को m मान ले और घड़ी को वॉच। ठीक है, 3:4 दिया इनका रेशियो इसमें है। अब अनुपात में निश्चितता नहीं होती, इसलिए इनका हम मूल्य भी निकाल सकते। कितना? ये 300 मान लो, ये 400। आप 3000 4000 मान के भी लगा सकते, 30 और 40 मान के भी लगा सकते। निश्चितता नहीं है कुछ कि भाई इतना ही है, मान लिया कि 300 है और 400 है। ठीक है, यदि मोबाइल फोन 20% लाभ पर और घड़ी 20% हानि पर बेची जाती है। ठीक है, अगर हम बेचेंगे किसको? मोबाइल फोन को, तो उसका क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस। अब क्या होता है? सेलिंग प्राइस बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100
प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना है 100, सॉरी 300, और 100 प्लस लाभ कितना हो रहा 20 का, तो कितना हो गया 120 और बटे में 100। तो 100 थी 300 और 12 थी 36, 360 रुपये तो आ गया आपका मोबाइल का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ये ऐसे ही आप किसका निकाल लो, घड़ी का। कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि कितनी हो रही 20 की, तो 100 में से 20 चले गए 80 बचे और बटे में 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 320, एक इसका आ गया घड़ी का। अब क्या पूछ रहा, बिक्री मूल्य में अनुपात, बताओ कितना सरल, 360 अनुपात 320, ये पूछा। जीरो से जीरो कट गया और 4 नम 36, 4 अट्ठे 32, 9 अनुपात 8, ये उत्तर हो गया। कहाँ है, सी ऑप्शन है ना, सही हो गया ना, बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या बोलता है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बावजूद 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखिए लागत मूल्य बराबर क्या होता है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य एक ही बात होती है, इसके बराबर होता है अंकित मूल्य, मतलब MRP, एक ही चीज होती, मार्क रेट प्राइस। ठीक है, MRP गुणा 100 माइनस छूट %, ठीक है, और बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। आप यही लगाओ, सबसे सरल है यही। ठीक है, इससे सरल नहीं है कुछ, ए रहा। ठीक है, तो क्या करना है, एमआरपी कितनी है 600, 100 माइनस छूट, 100 में से छूट को घटा दो, कितना 80 बचेगा, क्योंकि 20 घटा रहे ना, और 100 में लाभ जोड़ दो, कितना 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160, जीरो से जीरो कट गया, 16 पंचे 80, 60 गुणा 5 कितना होता है 60 पंचे 300। बताओ इतना सरल था, इसी ऑप्शन आपका सही हो गया ना, बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न बहुत ही आसान होने वाला है, और ये रहा अगला प्रश्न। बोलता है कि 5/3 3/5 से कितना अधिक है। तो पहले तो हम निकाल लें कितना अधिक है, इनको ना माइनस कर लो, अधिक आ जाएगा कितना अधिक है। देखो 3 और 5 का लेंगे लासापा, कितना आएगा 15, तो भाई 3 5 15 इसलिए 55 25 और 5 3 15 इसलिए 3 3 9। बिन तो हल करते ही लोग होंगे, आप कर ही लेंगे। 25 में से 9 गए, कितना बचा 16, 16/15। ये तो हो गया कि भाई इतना अधिक है। अब प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत बराबर क्या होगा, जितना अधिक है उतना, और जिससे अधिक है उसको लिखेंगे हम भाग में। देखो 3/5 से अधिक है तो 3/5 नीचे, ठीक है, गुणा 100। अब 3 का हो जाएगा 15 से गुणा, 5 का हो जाएगा 16 से गुणा। देखो कैसे, कितना आसान होगा, 16 गुणा 5 हो जाएगा और 3 गुणा 15 हो जाएगा, ठीक है, और गुणा 100। 5 से 3 बार कट गया, और कुछ कट रहा क्या नहीं, 16 गुणा 100 कितना होता है 1600 और बटे 3 3 9। अब जब भाग देंगे ना तो 9 एकम 9, फिर 9 7 63, फिर 9 7 63, और ऐसा इतना आएगा, इतने प्रतिशत। कौन सी ऑप्शन में है, कौन सी ऑप्शन में, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, आप भाग दे के देख लेना, इतना ही आएगा, पूरा विश्वास है मुझे। चलो अगला प्रश्न। कहते हैं कि 7 के प्रथम 25 गुर्जों का औसत क्या होगा। भाई 7 के प्रथम 25 गुर्जों का औसत निकालना है। तो देखो गुणज मतलब होता है कि 7 से वो संख्याएं कटती हैं, तो पहली संख्या 7 ही होगी जो 7 से कटेगी, दूसरी 14, तीसरी 21, डॉट डॉट डॉट। अब 25 में निकालना गुणज, कैसे निकालेंगे, इसका गुणा कर दो इसमें, 25 सत्ते 175 आ गया गुणज। अब क्या चाहिए, औसत, औसत को एवरेज इसी प्रदर्शित कर लें। अब औसत बराबर होता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, लास्ट मतलब अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या कितनी है 7, अंतिम संख्या 175, पहली संख्या 7। तो भैया जोड़ दो दोनों को, 2 से भाग दे दो, उत्तर ना आ जाए तो कहना 182/2। तो 2 9 18, 2 एकम 2, 91 कहाँ है, बी ऑप्शन। बताओ इतना सरल था। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं कि 25 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार खेत से बनाए गए बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब चूंकि आप मान लो कि आयताकार खेत है तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ, ठीक है, A25 और A20। अब इससे क्या करना है आपको, आपको बनाना है बड़े से बड़ा वर्ग बनाना है। तो सबसे सिंपल ना, आप सोचो अगर हम बनाएंगे बड़े से बड़ा वर्ग, तो अगर वर्ग में क्या होता है कि सारी भुजाएं समान होती हैं, तो इसमें छोटी भुजा कौन है 20। अब 25 को 20 तो बना सकते, और 20 को 25 नहीं बना सकते, जो 20 है उससे 25 नहीं कर सकते। कैसे, समझ में नहीं आ रहा होगा ना, अभी आएगा। देखो क्या करेंगे, अगर हम इसको यहां कहीं से हम ऐसे कर लें, ऐसे, तो ए जो हो गया इतना, इतना और इतना,
क्या होगा? वर्ग होगा, होगा वर्ग। अब चूंकि एक भुजा इसकी 20 है, इसलिए सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 20। ये 25 से पूरी थी यहां से यहां तक, ठीक है, और हमें सिर्फ इतनी चाहिए, इतनी, तो कितनी होगी? 20। बड़ी सी बड़ी कितनी आ गई? भुजा वर्ग की 20। ठीक, अब करना क्या है? ये होता है कि इसकी जो छोटी भुजा रहे ना, किसी भी आकृति से, जैसे आप आयत से ही बनाओगे वर्ग, ठीक है, तो आयत की जो सबसे छोटी भुजा होगी वो वर्ग की भुजा होगी। ठीक, तो आयत की जो सबसे छोटी भुजा क्या थी? 20। ए वर्ग की क्या होगी? भुजा, यही निकल के आई ना। ठीक है, तो भुजा आपको आ गई, वर्ग की भुजा कितनी? कितनी? 20 मीटर। क्या चाहिए? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, तो 20 गुणा 20 कितना हो गया? 20 20 400 वर्ग मीटर। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन आपका सही हो गया। हो गया। चलो अगला प्रश्न। लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं, आप बना लो। ऐसा कुछ होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। ठीक, माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो रेखा निर्मित होती है उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? माध्यिका। ठीक है, और माध्यिका ना ये हो गई माध्यिका। ठीक, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो माध्यिका होती वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होती। माध्यिका बराबर ऊंचाई। ठीक, तो त्रिभुज की ऊंचाई आ गई कितनी? h बराबर आपको 6√3। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का लगा दो सूत्र। क्या होगा? क्या होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र? होता है √3/2 गुणा भुजा होता है, और बराबर 6√3 आपको ऊंचाई दी ही रखी है। √3 से तो √3 कट गए, इस 2 का गुणा हो गया 6 से, तो भुजा आ गई आपकी कितनी? 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए? उस त्रिभुज का क्या? परिमाप। भाई परिमाप देखो 12a 12a 12a, क्योंकि तीनों तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान आपस में। ठीक है, तो अब परिमाप के लिए क्या करेंगे? परिमाप के लिए होता है 3 गुणा भुजा। ठीक, अब देखो 3 गुणा भुजा कितनी है? 12, तो 12 थी कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ, इतना आसान तो था। कुछ नहीं करना है, समबाहु त्रिभुज में ही ओनली ये होता है कि उसकी जो माध्यिका है वो ऊंचाई के बराबर होगी, बस, और किसी त्रिभुज में मत कर देना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये रहा। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब R1/R2 आपको दिया रखा है 3/4। अनुपात मतलब बटे में, बटे में मतलब अनुपात में, एक ही चीज होती है। ठीक है, और क्या दिया रखा है आपको? ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब H1/H2 आपको दिया रखा है कितना है? 4/3। आयतनों में अनुपात चाहिए, मतलब आपको चाहिए V1/V2, यही चाहिए ना। देखो कितना आसान हो गया। अब V1/V2 चाहिए तो V1/V2 लिखेंगे तो बराबर क्या होगा? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, क्योंकि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब चूंकि अलग अलग त्रिज्याएं हैं, दो शंकु हैं, इसलिए अलग अलग 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, और दूसरा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। 1/3 से 1/3 कट गए ना, पाई से पाई कट गया। अब देखो क्या बचा यहाँ पे बचा R1/R2, इस पूरे का स्क्वायर चढ़ा सकते क्योंकि R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर है, और गुणा में क्या बचा? H1/H2। सबका मान ही तो रखना है भाई। R1/R2 कितना है? 3/4 है कि नहीं? इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9, और 4 का वर्ग कितना होगा? 16, क्योंकि 3/4 का वर्ग ही तो होना है यहाँ पे, क्योंकि R1/R2 बराबर 3/4। ठीक है, तो 9/16 आ गया आसानी से। H1/H2 दिया है 4/3, रख दो 4/3। कुछ कट रहा क्या? 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, कितना बचा? 3/4। 3/4 या 3:4 एक ही बात होती है। ठीक है, अनुपात मतलब बटे में, बटे में मतलब अनुपात में। कौन सी ऑप्शन में है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हो गया ना। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है ये रहा अगला प्रश्न। इसको ना बहुत ही आसान कर लो आप। एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो दिए रहे ना π/6 π/3 π/6 π/3, आप ना इसमें मान रख दो,
या तो आपको मान पता होनी चाहिए कि भाई साइन 60 का, साइन 30 का, साइन 45 का एक कितना मान होता है, आप रख दोगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी। होता क्या है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। अब देखो साइन पाई बटे 6 तो साइन ए, कॉस पाई बटे 3 तो कॉस बी। अब देखो यहां पे कॉस ए, क्योंकि साइन ए का मान कितना था, पाई बटे 6, तो कॉस ए आ गया ना, देखो, और साइन पाई बटे 3, देखो बी का मान कितना था, पाई बटे 3, यहाँ साइन बी का मान। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी। अब यहाँ पे रख दो साइन ए का मान पाई बटे 6 और प्लस बी तो पाई बटे 3 हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, साइन 3 और 6 का ले लो, लासा कितना आएगा 6, तो पाई प्लस 3 दूनी 6 इसलिए 2 पाई। ठीक है, यहां पे आ गया साइन 3 पाई बटे 6, 3 से कट गया 3 कम 3 और 3 दूनी 6, क्या निकला साइन पाई बटे 2। साइन पाई बटे 2 मतलब पाई का मान 180 रखो, तो 180 बटे 2 मतलब 2 से हम काट देंगे तो 90 बार आएगा। तो साइन 90 का मान पूछ रहा, मतलब साइन पाई बटे 2 मतलब साइन 90, साइन 90 का मान आपको पता होगा कि 1 होता है, तो कितना आएगा 1 आंसर। बस उत्तर आ गया, कितना आसान था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये सवाल है, ऐसा सवाल एनटीपीसी में आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई रेलवे का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा है और आपको इन सवालों को बहुत बारीकी से हल करना सीखना होगा, तभी आपका पेपर निकलेगा। देखो इस सवाल को कितने अच्छे से करेंगे। ए क्या है कि ए x1 और y1 है, कोई बिंदु है, हमने मान लिया x1 और y1 है। ठीक है, प्रवणता m से प्रदर्शित करते हैं प्रवणता को। रेखा का समीकरण चाहिए, जब प्रवणता दी हुई हो, एक बिंदु दिया गया हो, तो रेखा का समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 कितना दिया 1 बराबर m का मान कितना है -1, x माइनस और x1, तो x1 का मान कितना है -1, तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1। अब देखो y माइनस 1 बराबर माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस x हो गया और माइनस प्लस मिलके -1 हो गया ना, ये -1 से -1 कट गया, ठीक है ना, कट गया। x का कर लो पक्षांतर, तो y प्लस एक्स बराबर 0, या इसको लिख सकते x प्लस वाई बराबर 0। कौन सी ऑप्शन में है, कौन सी ऑप्शन में है x प्लस वाई बराबर 0, ये आपका रहा ए सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति से था, कोऑर्डिनेट बोलते इसको, और इसके पहले वाला त्रिकोणमिति से था। बहुत जरूरी है इन दो चैप्टर को पढ़ना, तभी आपका पेपर निकलेगा, क्योंकि इनका जो प्रतिशत होता ना बहुत ज़्यादा होता, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये वाले प्रश्न, तो ज़रूरी है आपको ये पढ़ना। ठीक है, बाकी आपकी अर्थमेटिक है वो तो पूछी ही जाएगी, एडवांस भी पूछी जाती है। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा एडवांस, बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप पूरी गणित कम से कम 2 बार तो खत्म कर ही चुके होंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का होमवर्क का प्रश्न, इसको लगाओ, अच्छे से लगाओ। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी उत्तर है आप कमेंट में करके बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल नए सवालों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत सारे आपने बहुत प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़े हैं। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सवालों को नोट करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लगाते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो नोट करते जाइए, लगाते जाइए, रख लीजिए, सवाल हैं, अच्छे रहते हैं, मिलते रहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।